गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सृष्टि उपाध्याय, फैकल्टी ऑफ प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन। आपने पढ़ लिया है टाउन्स के बारे में, टाउन क्या होते हैं, टाउन के टाइप्स कितने होते हैं, ट्रेडर्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग सिटी भी आप देखे थे जहाँ पे ट्रेड किया जाता है, ट्रेडर्स मीन्स व्यापारी, और उसके बाद क्राफ्ट्समैन। क्राफ्ट्समैन मीन्स कलाकार। अब वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लोहार, सोनार, मोची, ठीक है, जूता चप्पल बनाने वाला, बर्तन बनाने वाला, ये सब क्या है, कलाकार हैं। और जब ये कलाकार रहेंगे तभी क्या हो सकता है, ट्रेड पॉसिबल हो सकता है। बिना क्राफ्ट्समैन के ट्रेड नहीं पॉसिबल है। किसी भी छोटे टाउन में, बड़े टाउन में, कोई भी टाउन कैसे फेमस होता है, जैसे कोई टाउन फेमस है मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, कोई टाउन फेमस है लोहे की चीज़ बनाने के लिए। तो इससे क्या होता है, क्राफ्ट्समैन ही क्या करते हैं, ट्रेड को बढ़ावा देते हैं। तो इससे कोई भी टाउन फेमस हो जाता है। अब आज हमको पढ़ना है केस स्टडी ऑफ हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। ये तीन आपकी इम्पॉर्टेंट टाउन्स हैं अर्लियर टाइम के, इसके बारे में हमको पढ़ना है। और आपको पता है ये ट्रेड टाउन सबके बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो ये किस पीरियड का है, मेडिवल इंडिया में। आप लोग जो देख रहे हैं ये सारी चीज़ें कहाँ पे देख रहे हैं, मेडिवल इंडिया में देख रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस स्टडी करना है हमको हम्पी पे। हम्पी आपने एक बार पहले भी देख लिया है चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। ये विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है, वहाँ की कैपिटल हुआ करती थी। बट अब रीड करके हम लोग इसको देख लेते हैं। द ruins ऑफ हम्पी वर brought to light in around 1800 by an engineer named Colonel Colin Mackenzie, ठीक है। जो ruins ऑफ हम्पी है, ruins मतलब खंडहर, ठीक है। हम्पी जो टाउन है वहाँ का जो खंडहर है, टाउन कह सकते हैं, सिटी, आज तो कई सारे स्टेट आ गए हैं उसके कह सकते हैं ऑक्युपाई कर लिए हैं इस जगह को। तो जो हम्पी का खंडहर है उसका जो अस्तित्व में आया, उसकी जब खोज हुई, कब हुई, 1800 में एक इंजीनियर जिसका नाम था कोलोनल कोलिन मैकेंजी, इसने इसके रूइंस को देख करके इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई। हम्पी वॉज द सीट ऑफ द फेम्ड विजयनगर एम्पायर। फेम्ड विजयनगर एम्पायर मतलब कि विजयनगर एम्पायर का बड़ा नाम था, बहुत ही ख्याति थी। वहाँ के किंग भी राजा कृष्णदेव राय, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस किंग थे। तो हम्पी जो थी वो क्या थी, विजयनगर एम्पायर की सीट थी या राजधानी थी कह सकते हैं। द एम्पायर स्ट्रेच्ड ओवर एट लीस्ट 3 स्टेट, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। ये जो विजयनगर एम्पायर था बेटा, ये फैला हुआ था कहाँ तक, आज जो आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है। ये जो तीनों स्टेट आप देख रहे हैं, इन तीनों स्टेट में क्या फैला हुआ था, विजयनगर एम्पायर फैला हुआ था। आगे देखते हैं। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर तुंगभद्रा। याद रखिएगा विजयनगर एम्पायर कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ था, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। एंड बात करें कौन सी नदी के किनारे ये था, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। विच मेड इट वेरी सिग्निफिकेंट स्ट्रेटजिकली, जो कि इसको और भी विशेष बना देती थी। कोई भी राज्य जब नदी के किनारे बसा होता है तो उस राज्य में हरियाली बहुत रहती है, पानी की कमी नहीं होती है। तो इसी नाते ये राज्य और क्या हो गया, और विशेष और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। इट बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 15th और 16th सेंचुरी में, 15वीं और 16वीं शताब्दी में ये राज्य और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, और मजबूत हो जाता है। यूरोपियन मर्चेंट्स विजिटेड दिस प्लेस। जो यूरोप के व्यापारी थे वो आते हैं, इस जगह की यात्रा करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, डोमिनिगो पीच एंड निकोलो कॉन्टी हैव गिवन विविड अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ द सिटी। अब दो व्यापारी ऐसे हैं, जैसे आपने देखा कि एक तो स्टार्टिंग में कोलोनल कोलिन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये भी इस जगह के बारे में, कोई भी पुराना खंडहर जब मिलता है कहीं पे तो उसके बारे में जो हिस्टोरियंस होते हैं या जो साइंटिस्ट होते हैं वो खोज करते हैं और वहाँ के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं। तो इससे पहले आपने देखा कि कोलोनल ने खोजा और कुछ चीज़ें बताई, इसके खंडहर को देखा 18वीं शताब्दी में और बहुत सारी बातें बताई। बाद में जो यूरोपियन ट्रेवलर्स हैं, कह सकते हैं मर्चेंट हैं, ठीक है, यूरोपियन व्यापारी हैं, ये क्या बताते हैं कि यहाँ पे इस सिटी में किस तरह की लाइफ थी, लोगों में कौन कौन सी विविधता देखने को मिलती थी, इन सारी बातों पे उन लोगों ने डिस्कस किया। आगे देखते हैं।
By all accounts, Vijayanagar was the most expensive and richest of all the states of India in the 15th and the first half of the 16th century. अब देखिए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विजयनगर एम्पायर जो था, विजयनगर साम्राज्य जो था, वो सबसे महंगा और सबसे धनी राज्य था। तो महंगा मतलब उसको कोई खरीदने नहीं जा रहा था, महंगा मतलब बहुत ज़्यादा शान शौकत थी उसके पास, बहुत ज़्यादा धन दौलत रुपया पैसा था, सब कुछ बहुत ज़्यादा था। इसीलिए उसको 15वीं शताब्दी में और 16वीं शताब्दी का फर्स्ट पेज, जैसे कहा जाता है कि अगर किसी क्या सकता है सेकेंड हाफ, किसी भी शताब्दी का सेकेंड हाफ बोला जाए तो आधा बीत गया, उसके बाद फर्स्ट हाफ बोला जाए तो आधा से पहले वाला टाइम जो होता है, ठीक है। तो 16वीं शताब्दी के पहले पार्ट में हम कह सकते हैं स्टार्टिंग टाइम में, और 15वीं सेंचुरी में क्या था, बहुत फेमस था, बहुत ही ये एक्सपेंसिव हुआ करता था। कौन सा? विजयनगर एम्पायर। आगे देखेंगे, इट ओड इट्स डेवलपमेंट एंड ग्रोथ टू एग्रीकल्चर एंड ट्रेड विथ फॉरेन कंट्रीज। यहाँ से जो एग्रीकल्चर से मतलब रिलेटेड चीज़ें थी, या हम कह सकते हैं यहाँ का जो व्यापार जुड़ा हुआ था वो विदेशी देशों से भी जुड़ा हुआ था, विदेशों से जुड़ा हुआ था। अकॉर्डिंग टू अब्दुल रज्जार, अब्दुल रज्जार क्या है? एक हिस्टोरियन है। अब जहाँ पे किसी लेखक का नाम किसी हिस्टोरियन का नाम है वहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिए। इनके अनुसार there were 300 seaports in the empire which established commercial contacts with Persia, Arabia, Africa, Malwa, Burma, China and numerous islands in the Indian Ocean। अब एक हैं, कौन है? अब्दुल रज्जार। इनके अनुसार, ठीक है, विजयनगर एम्पायर में 300 बंदरगाह थे, सी पोर्ट्स, जहाँ पे समुद्री जहाज़ें रुकती हैं, ठीक है। तो इनके अनुसार वहाँ पे इतने ज़्यादा सी पोर्ट्स थे, जिससे क्या हुआ, राज्य, ये पता चलता है कि राज्य का जो व्यापारिक संबंध था वो बहुत स्ट्रांग था। और कौन कौन से देश था ये भी आपको बताया गया, पर्सिया, अरबिया, अफ्रीका, ठीक है, बर्मा, चाइना, इन सारे देशों से क्या थे, इसके व्यापारिक संबंध थे। आगे देखेंगे, द हम्पी बाजार 35 yards wide and nearly 800 yards long was known as a very beautiful street with very beautiful houses। जो हम्पी बाजार है लगभग 35 यार्ड चौड़ा है और 800 यार्ड लंबा है, ठीक है। जो हम्पी बाजार है वो 35 यार्ड चौड़ा एंड 800 यार्ड लॉन्ग है, और उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत गलियां हैं। स्ट्रीट में सुंदर सुंदर गलियां हैं और सुंदर सुंदर घर हैं। पूरा क्या बन गया है, एक बाजार जैसा बन गया है। The Virupaksha temple rises majestically at the western end of the famous हम्पी बाजार। हम्पी बाजार के पश्चिम में विरूपाक्षा मंदिर है, ठीक है। विरूपाक्ष एक हिंदू टेम्पल है जो कि कहाँ पे है, हम्पी में है। The temple has a 120 feet tall tower on its eastern entrance। मंदिर में अगर आप पूर्वी तरफ से घुसेंगे, किस मंदिर में, विरूपाक्ष मंदिर में, तो वहाँ पे आपको 120 फीट लंबा टावर दिखेगा, ठीक है। कहाँ पे, विरूपाक्ष टेम्पल के ईस्टर्न एंट्रेंस पे। जब पूरब तरफ से आप जाएंगे तो उस तरफ आपको दिखेगा कि मंदिर में 120 फीट लंबा क्या है, एक टावर है। द टेम्पल कंटेन्स श्राइन्स ऑफ शिव, पंपा एंड भुवनेश्वरी। तो जो यहाँ पे कौन से देवी देवता हैं, तो भगवान शिव, पंपा देवी एंड भुवनेश्वरी देवी, ठीक है, ये सारे वहाँ पे देवता देवी हैं। द बिठाला टेम्पल इज अनदर स्प्लेंडेड साइट। अब बिठाला मंदिर, आपने आर्किटेक्चर ऑफ मेडिवल इंडिया में पढ़ा था बिठाला मंदिर के बारे में कि ये भी एक हिंदू टेम्पल है, ठीक है। तो बिठाला टेम्पल भी कहाँ है बेटा, हम्पी में है। विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ पे है, हम्पी में है। आगे देखते हैं, इनिशियली इट वॉज अ टिनी हैमलेट दैट हैड ग्रोन इनटू अ स्प्रॉलिंग मेडिवल मेट्रोपोलिस। स्टार्टिंग में क्या था, एक छोटा सा कस्बा था, छोटा सा मोहल्ला था, और धीरे धीरे क्या हुआ, ये बड़ा हो गया। जैसे कि कोई भी टाउन ग्रो करता है, आपने पढ़ा है, ठीक है, कोई भी जगह ग्रो होती है तो स्टार्टिंग में वो रातों रात तुरंत बड़ी नहीं हो जाती है, धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है। एनीथिंग फ्रॉम हॉर्सेस टू जेम्स वॉज ट्रेडेड इन हम्पी। अब हम्पी में हर एक चीज़ का व्यापार होता था, ये भी ध्यान दीजिए। कौन कौन से, जैसे घोड़े, जानवर, सामान, बहुत सारी चीज़ों का तो व्यापार होता था। साथ ही साथ जेम मीन्स क्या होता है, मोतियाँ, यानी कि घोड़े से लेकर के मोती तक, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं कि छोटे से लेकर के बड़ी चीज़ तक का व्यापार होता था हम्पी में। आगे देखेंगे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर फाउंड अ स्पेशल प्लेस इन हम्पी। हम्पी में कला और आर्किटेक्चर का बहुत सम्मान था और बहुत ही ज़्यादा डेवलप भी था। द रूलर्स वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड रिलीजन।
जो शासक हुआ करते थे उनके लाइफ में कला का बहुत महत्व था, साथ ही साथ धर्म को भी वो बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, रिलीजन को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। मोस्ट ऑफ द किंग्स एसोसिएटेड देमसेल्व्स विद द नेम्स ऑफ देयर फेवरेट गॉड्स। बहुत सारे राजा जो होते थे वो लोग तो अपने फेवरेट गॉड मतलब जो भगवान उनको पसंद है उन भगवान के नाम पे अपना नाम रख देते थे। ठीक है, ऐसा आपने मुस्लिम सुल्तानों में भी देखा था कि भगवान के नाम से वो लोग अपने आप को जोड़ देते थे। ठीक है, जैसे बादशाह अकबर, ठीक है, शाहजहां, तो अपने आप को हेड बनाने के लिए वो लोग गॉड के नाम से जोड़ देते थे। ऐसे यहाँ पे भी था, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। जो हिंदू राजा होते थे वो लोग उनके जो फेवरेट भगवान हैं उनके नाम से अपने नाम को रख लेते थे। आगे देखेंगे, द विजयनगर मोस्ट ऑफ द किंग्स एसोसिएटेड देमसेल्व्स विद द नेम ऑफ देयर फेवरेट गॉड हो गया है। द विजयनगर किंगडम केम टू एन एंड इन द बैटल ऑफ तलिकोटा इन 1565। विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ बेटा कब? तो जब तलिकोटा का युद्ध हुआ 1565 में, उस टाइम पे विजयनगर साम्राज्य लगभग खत्म होने के कगार पे आ गया। इट्स सफर डिफीट एट द हैंड्स ऑफ द दक्कन सल्तनत्स। दक्कन सल्तनत मतलब जो दक्षिणी तरफ के राज्य थे और भी सल्तनत से, उन लोगों से क्या हुआ? विजयनगर एम्पायर हार गया। कौन से युद्ध में? बैटल ऑफ तलिकोटा में। कब? 1565 ईस्वी में। आगे देखेंगे, इन मार्च 2002 में क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड दैट हम्पी वुड बी डेवलप्ड एज एन इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर। हम्पी इज आल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मार्च 2002 में भारत सरकार हम्पी को एक ऐसा इंटरनेशनल टूरिस्ट साइट घोषित कर देती है जिससे वो और भी फेमस हो जाए और उसकी सुरक्षा जो रहे बनी रहे। ठीक है, फ्यूचर के लिए वो प्रोटेक्टेड रहे। तो 2002 में मार्च में भारत सरकार हम्पी को एक वर्ल्ड टूरिस्ट सेंटर के रूप में घोषित कर देती है। इसके अलावा हम्पी जो है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है बेटा? ये कोई भी जगह हो सकती है, कोई गार्डन हो सकता है, कोई पार्क हो सकता है, कोई पहाड़ हो सकता है, और ये घोषित किया जाता है यूनेस्को द्वारा। यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, ठीक है, यूनेस्को, उसी के द्वारा किसी भी जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है। और ऐसा करने का उद्देश्य ये होता है कि वो जगह फ्यूचर के लिए सुरक्षित रहे, उसको कोई बर्बाद ना करे। जैसे ताजमहल भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, काजीरंगा नेशनल पार्क भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज, आपका जो हम्पी है वो क्या है? एक सिटी है। हम्पी को क्या कह सकते हैं? एक सिटी है। स्टार्टिंग में क्या था? एक छोटा सा टाउन था। मैंने स्टार्ट करते टाइम अगर थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूज हुआ होगा कि हम्पी क्या था, बहुत सारे स्टेट्स में फैल गया है, तो जैसे जैसे ग्रोथ होगी बाद में ना, तो वहाँ पे और सारे स्टेट आ सकते हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं देखना है, ये देखना है कि हम्पी क्या था? एक छोटा सा टाउन था, फिर धीरे धीरे वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ और आज क्या है? एक सिटी के रूप में है और उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया गया है। दूर दूर से लोग वहाँ पे घूमने आते हैं। सबसे पहले उसके रूइंस कब मिले? तो 1800 में कौन सा एक इंजीनियर था जिसका नाम था कोलोनल कोलिन मैकेंजी। बाद में यूरोप के मर्चेंट्स आए, उन लोगों ने भी उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई कि वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ का मार्केट कैसा था, लोगों की लाइफ कैसे थी। ठीक है, और ये विजयनगर एम्पायर की राजधानी हुआ करती थी। विजयनगर एम्पायर एक बहुत ही एक्सपेंसिव और रिचेस्ट एम्पायर था उस टाइम पे। तो ये सारी बातें आपने हम्पी के बारे में पढ़ ली। अब हमको सेकेंड सिटी पढ़ना है बेटा, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम आल्सो नोन एज मछलीपट्टनम और बंदर और मसूला। तो याद रखिएगा, मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम या बंदर या मसूला भी बोला जाता है। ठीक है, इट इज़ अ सिटी ऑन द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया। तो बेटा इंडिया में कई कोस्ट हैं। ठीक है, कोस्ट आप जानते हो ना, समुद्र के किनारे। तो इंडिया के कोरोमंडल कोस्ट पे ये मसूलीपट्टनम सिटी लोकेटेड है। ठीक है, मसूलीपट्टनम सिटी कहाँ लोकेटेड है? तो इंडिया के कोरोमंडल कोस्ट पे लोकेटेड है। सिचुएटेड ऑन वन ऑफ द माउथ ऑफ रिवर कृष्णा एट द बे ऑफ बंगाल। अब ये पूरा पैराग्राफ आपका इतना ऐसे ही पढ़ना है कि मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम, बंदर या मसूला कहा जाएगा, जो कि एक सिटी है, ऐसी सिटी है जो कि इंडिया के कोरोमंडल कोस्ट पे लोकेटेड है और कृष्णा नदी के मुंह पर। अब मुंह पर मतलब क्या? कृष्णा नदी के ठीक सामने लोकेटेड है।
मसूलीपट्टनम इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स ऑफ कृष्णा डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है, कृष्णा जिला है बेटा, ठीक है, और वहाँ पे क्या है, मसूलीपट्टनम है, वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, कह सकते हैं शासन व्यवस्था चलाने का हेड है। आगे देखेंगे, मसूलीपट्टनम डेराइव्ड इट्स नेम ओइंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ गेटवे टू द टाउन डेकोरेटेड विद द आइज ऑफ ए फिश। अब मसूलीपट्टनम जो अपना नाम इसका कैसे पड़ा, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम इसे जो बोलते हैं, तो हम लोग इस नाते इसको बोलते हैं क्योंकि इस सिटी का जो गेटवे है, जो गेट है, टाउन का जो गेट है, वो मछली के आँख के जैसा है, उसको ऐसा सजाया गया है जैसे लगता है कि मछली का आँख है, ठीक है, इसी नाते इस सिटी का नाम पड़ गया मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम। तो कहाँ पे लोकेटेड है, कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया, साथ ही साथ कृष्णा नदी के मुहाने पे है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। मसूलीपट्टनम वाज अ फ्लोरिशिंग सी पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सातवाहन्स एंड इन द 17th century इट वाज अ सेंटर ऑफ फ्रेंच, ब्रिटिश एंड डच ट्रेड। अब क्या था, मसूलीपट्टनम, फ्लोरिशिंग मीन्स कहीं भी फ्लोरिशिंग वर्ड आ रहा है तो आप इसका मतलब जानिए अच्छा खासा चलता हुआ, फलता फूलता हुआ जिसे हम कहते हैं ना, कोई कहता है हंसता खेलता परिवार, तो ऐसे ही एक अच्छा खासा सीपोर्ट हुआ करता था, समुद्री बंदरगाह हुआ करता था ईस्ट कोस्ट पे, पूर्वी किनारे पर, ठीक है। और किस टाइम पे, 17वीं शताब्दी में, जब यहाँ पे सातवाहन्स होते थे। सातवाहन्स के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा एंशिएंट इंडिया में, ठीक है। तो 17th century में सातवाहन्स के टाइम पे क्या था, ये भी एंशिएंट नहीं बेटा, मेडिवल में आपको देखने को मिलेगा, सॉरी इसके लिए। तो सातवाहन्स के टाइम पे आपको ये मसूलीपट्टनम एक बहुत अच्छे फ्लोरिशिंग सी पोर्ट के रूप में देखने को मिल सकता है। हिस्ट्री जब आप डिटेल पढ़ोगे, सातवाहन्स के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। इट वॉज ए सेंटर ऑफ फ्रेंच, ब्रिटिश एंड डच ट्रेड। ये सीपोर्ट तो था ही, बंदरगाह तो था ही, लेकिन किसके लिए ज़्यादा फेमस था, कौन से लोग ज़्यादा आते थे, कौन से लोगों का ज़्यादा व्यापार होता था, तो फ्रेंच, ठीक है, ब्रिटिश और डच, यहाँ के लोग आकर के ज़्यादा व्यापार करते थे और यहाँ से व्यापार होता था। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन पोर्ट्स ऑफ गोलकोंडा। गोलकोंडा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो गोलकोंडा का एक ये पुराना माना जाना क्या है, पोर्ट है, यानी कि बंदरगाह है। It was here that British East India Company set up their first trading port on the Coromandel coast। ऐसा कहा जाता है, अंडरलाइन दिस, ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी 17वीं शताब्दी में आई थी इंडिया में। आपको पता है जहांगीर के टाइम पे सबसे पहले उसने परमिशन लिया था। तो जब वो इंडिया में आती है तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले उन्होंने अपने कंपनी का जो सेटअप किया था वो इंडिया के कोरोमंडल कोस्ट पे किया था, ठीक है। मसूलीपट्टनम इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स कलमकारी टेक्सटाइल्स एंड पेंटिंग्स क्रिएटिंग यूजिंग वेजिटेबल डाइज। अब मसूलीपट्टनम एक चीज़ के लिए और भी फेमस है, वहाँ पे कलमकारी कढ़ाई होती है कपड़ों में, ठीक है। तो कलमकारी कढ़ाई के लिए बहुत फेमस है, साथ ही साथ पेंटिंग्स होती हैं। और पेंटिंग्स में कैसा पेंट यूज किया जाता है बेटा, तो समझ लीजिए वेजिटेबल डाइज, फ्रूट्स जो सब्जियां होती हैं उनके कलर को निकाल करके बहुत परमानेंट डाई बनाते हैं, बहुत ही कलाकारी होती है उन लोगों के अंदर। तो इसके लिए वो क्या था, बहुत फेमस है, बहुत जाना जाता है वेजिटेबल डाइज के लिए, साथ ही साथ कलमकारी टेक्सटाइल्स के लिए। ड्यूरिंग द 17th century, 17वीं शताब्दी में वेस्टर्न ट्रेडर्स वे आर अट्रैक्टेड बाई दिस आर्ट। जो वेस्टर्न ट्रेडर्स थे, जो पश्चिमी देश के कह सकते हैं क्या थे, व्यापारी थे, वो लोग यहाँ के इस आर्ट से, इस कला से बड़े प्रभावित हुए। कौन से कला से, कलमकारी टेक्सटाइल्स एंड पेंटिंग क्रिएटेड यूजिंग वेजिटेबल डाइज। वेजिटेबल डाइज यानी कि सब्जियों के रंग का यूज करके जो पेंटिंग बनाई जाती थी, अपने आप में एक यूनिक बात है। इसके नाते क्या हुए, वेस्टर्न आर्टिस्ट जो थे, जो ट्रेडर्स थे, बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड हुए। This art was introduced during the reign of the Qutub Shahis when the entire Telugu country was under their control। ये जो था सबसे पहले स्टार्ट हुआ था उनके शासनकाल में। कौन है, कुतुब शाहीस, ठीक है। जब वहाँ पे उसका शासन था, तेलुगु कंट्री थी, तेलुगु देश, ठीक है, दक्षिण में है, तो आपको पता तेलुगु, तमिल, ये सारे लैंग्वेजेस ज़्यादा यूज होते हैं। तो उस टाइम पे ये कलाकारी जो थी सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। Weavers formed a large portion of the inhabitants
दो देयर ट्रेड वॉज ग्रेटली डिक्लाइंड सिंस द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। वेवर्स मीन्स क्या होता है? जुलाहे, जो लोग कपड़ा बुनते हैं, ठीक है। वेवर्स मीन्स होता है जुलाहे, जो लोग कपड़ा बुनते हैं। इन लोगों का बहुत ज़्यादा हैबिटेट पाया जाता है, बड़े ज़्यादा संख्या में पाए जाते थे ये लोग वहाँ पर। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे इनका जो बिजनेस था वो उनका पतन होने लगा, ख़त्म होने लगा। कब ख़त्म हो गया? लगभग 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। यानी कि मसूलीपट्टनम में जो वीवर्स थे, जो जुलाहे थे, उनका बिजनेस ख़त्म होने लगा कब? 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। Their operations besides weaving included printing, bleaching, washing and dressing। इसके अलावा उनके और भी अभियान थे। कौन कौन से अभियान थे? बुनाई करना, जैसे अपने जीने खाने के लिए लोग बहुत सारा काम करते हैं, तो कपड़े बुनना, साथ ही साथ प्रिंट करना, उस पर डिज़ाइन वगैरह फिगर बनाना, ब्लीच करना मतलब साफ़ करना। बहुत सारे जगह पर ब्लीच होता है ना, ब्लीच मीन्स क्या होता है? उसकी गंदगी को निकालना, साफ़ करना, और ड्रेसिंग, अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज करना। ये सब उनका क्या होता था? ऑपरेशन होता था, अभियान होता था। ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी समय में, द चिंच ऑफ मसूलीपट्टनम हैड अ ग्रेट रेपुटेशन अब्रॉड फॉर द फ्रेशनेस एंड परमानेंट ऑफ देयर डाइज। अब चिंच क्या है? ये मसूलीपट्टनम का एक कह सकते हैं ग्रुप है लोगों का, ठीक है। तो इनका बड़ा सम्मान था, इनका बड़ा रेपुटेशन था। किस चीज़ के लिए? क्योंकि इनकी बनाई हुई जो डाइज होती थी, जो ये लोग रंग बनाते थे, कलर बनाते थे, वो बहुत ही परमानेंट होते थे, जल्दी छूटते नहीं थे, साथ ही साथ बहुत ताज़े। मतलब जो चिंच थे मसूलीपट्टनम के, उन लोगों की बहुत ज़्यादा समाज में रेपुटेशन और इज्जत इस नाते थी क्योंकि उनकी बनाई हुई जो डाई थी वो बहुत परमानेंट और बहुत फ्रेश होती थी। तो ये हो गया मसूलीपट्टनम के बारे में। ये क्या है? कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है। इसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता है क्योंकि इस टाउन का जो गेटवे है वो मछली की आंख की तरह सजाया गया है। यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी होती थी? एक टाइम पे ये लगभग 17वीं शताब्दी में, सातवाहन के टाइम में, एक बहुत ही फ्लोरिशिंग सीपोर्ट हुआ करता था, एक अच्छा खासा बंदरगाह हुआ करता था। यहाँ के लोग डिफरेंट टाइप का बिजनेस करते थे और एक ट्रेड का ये सेंटर भी था डच, फ्रेंच और ब्रिटिश के लिए, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैंने आपको इसका वो भी करवा दिया, रिवीजन भी करवा दिया। अब हमको पढ़ना है बेटा सूरत के बारे में। सूरत भी एक सिटी है, आज भी आप लोग जानते होंगे सूरत के बारे में। तो ए सिटी ऑफ ट्रेडर्स, मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। एक ऐसी सिटी जिसे व्यापारियों का सिटी कहा जाता है, ठीक है, और इंडस्ट्रीज का सिटी कहा जाता है। सूरत इज अ प्राइड ऑफ गुजरात एंड अ मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी टुडे। सूरत क्या है? गुजरात का प्राइड कहा जाता है। प्राइड मतलब शान, ठीक है, गुजरात की शान बोला जाता है सूरत को। और आज के टाइम में जो इंडियन इकोनॉमी को कह सकते हैं उसमें योगदान है, सूरत का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कपड़े की फैक्ट्रियाँ हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे नौकरी करने जाते हैं। इस तरह से अपने जीविका के लिए बहुत सारे लोग डिपेंड हैं किस पे? सूरत पे। तो सूरत का इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है। द पोर्ट सिटी इज वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ डायमंड एंड टेक्सटाइल। अब ये जो पोर्ट सिटी है, यहाँ पे भी पोर्ट है। पोर्ट मीन्स बंदरगाह, जहाँ पे जहाज़ें रुकती हैं। तो यहाँ पे क्या है? बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं, बाहर से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे टेक्सटाइल, कपड़े, डायमंड, हीरे, ठीक है। रिनोन्ड फॉर इट्स एक्सक्यूटिव वैरायटी ऑफ सिल्क्स, स्पेशली टेंकोई, किंगकाप, कह सकते हैं ब्रोकेट्स। द कैपिटल ऑफ साउथ गुजरात इज आल्सो नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स ज्वेलरी मार्केट, एवरी वर्क, डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडस्ट्रीज। अब ये जो जगह है, जो सूरत है, ये किस लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे बहुत ही वैरायटी ऑफ सिल्क मीन्स रेशम, बहुत अच्छे अच्छे रेशम का उत्पादन होता है अच्छे क्वालिटी के। साथ ही साथ जिसमें क्या क्या है? तेंकोई, किंगकाप, ये सब क्या है बेटे? कह सकते हैं आपके रेशम की टाइप्स हैं। रेशम भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो उनमें से कुछ रेशम का नाम दिया हुआ है आपको। साथ ही साथ साउथ गुजरात का जो कैपिटल है, गुजरात के साउथ पार्ट का जो एरिया है, वो फेमस है किस लिए? अपने ज्वेलरी मार्केट के लिए। जेवर गहनों का जो बाजार होता है उसके लिए फेमस है। एवरी वर्क, हाथी के दांत के सामान जो बनते हैं, ठीक है, उसके लिए फेमस है। एंड डायमंड कटिंग मतलब हीरा काटने के लिए। और पॉलिशिंग इंडस्ट्रीज, चीज़ों को पॉलिश किया जाना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ज्वेलरीज होती हैं, बहुत सारे सामान होते हैं हमारे घर के जिनको पॉलिश करवाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए फेमस है। आगे देखेंगे, पर्शियन एंड अरब राइटर्स डू नॉट स्पीक सूरत टिल आफ्टर द 12th सेंचुरी।
12वीं शताब्दी के बाद तक, ठीक है, 12th सेंचुरी के बाद तक भी पर्शियन और अरब राइटर्स जो थे उन्होंने सूरत के बारे में कुछ नहीं कहा था। एज अब्बे रैनल सेज, ठीक है, अब्बे रैनल कहते हैं, एक कौन है, ये एक फेमस पर्सन है, तो ये बोल रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी सूरत वाज नथिंग मोर देन अ मीन हैमलेट। 13वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में, अब ये लाइन आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, कौन कहता है इनका नाम, साथ ही साथ वो क्या कहते हैं कि 13वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में सूरत कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा मोहल्ला हुआ करता था, ठीक है, एक छोटा सा गांव हुआ करता था। अराउंड द 15th and 16th सेंचुरी सूरत वाज रिफर्ड टू एज सूर्यपुर। लगभग 15वीं शताब्दी में, 15वीं एंड 16वीं शताब्दी में क्या होता है, सूरत को सूर्यपुर के नाम से जाना जाता है। स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, धीरे धीरे उस फेमस हो रहा है, उसको सूर्यपुर के नाम से जाना जा रहा है। स्पाइसेस, सिल्क, मस्क एंड पोर्सेलेन वेर सम ऑफ द गुड्स ऑफ मेजर बिजनेस इन सूरत। अब मसाले, सिल्क आपको पता ही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिल्क का उत्पादन होता था, रेशम के कीड़े पाले जा रहे होते, ठीक है, पेड़ों पर पाले जाते होंगे, साथ ही साथ रेशम निकाल के अच्छी क्वालिटी का रेशम का कपड़ा बना के बेचा जाता था वहाँ पे। तो रेशम, मस्क मीन्स कस्तूरी होता है, पोर्सेलेन जो है बेटा इसका मतलब होता है चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था सूरत, वहाँ पे इन चीज़ों का बिजनेस होता था, यानी कि वहाँ के लोग इन सारी चीज़ों को बनाते थे और बेचते थे। लॉन्ग बिफोर सूरत केम इनटू प्रोमिनेंस, बहुत टाइम बाद सूरत जो होता है वो प्रोमिनेंस आता है। प्रोमिनेंस में आने का मतलब क्या है, थोड़ा सा फेमस होता है। रेंडर वॉज अ प्रिंसिपल कॉमर्शियल सेंटर साउथ ऑफ भरूच। कहाँ से, साउथ ऑफ भरूच से। इट वॉज ancient town where Arab and Kaffa came and settled in the 11th and 12th century। अब क्या होता है, लगभग एक ये इतना पुराना टाउन है, माना जाता है एक एंशियंट टाउन है जिसमें अरब और काफ़ा आते हैं और 11th सेंचुरी में 12th सेंचुरी में यहाँ पे रहते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ बोल नहीं पाते हैं। आपने पहले पढ़ा है ना कि 12th सेंचुरी तक कोई इसके बारे में कुछ नहीं कहता, 13th सेंचुरी में तो कुछ था नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये इतनी पुरानी सिटी है कि यहाँ पे लोग आकर के पहले रह रहे थे, भले ही उनको इस बारे में कुछ पता नहीं था, ठीक है। दे ओवरपावर्ड द जैन पॉपुलेशन एंड बिकेम रूलर्स। अब सूरत के ऊपर वो लोग क्या किए, अपना हक जमा लिए, कह सकते हैं कब्जा कर लिए, और वहाँ पे जैन पॉपुलेशन हुआ करती थी। 11वीं और 12वीं शताब्दी में सूरत में जैन पॉपुलेशन हुआ करती थी, यानी कि जैन धर्म के लोग रहा करते थे, और वहाँ पर आते हैं अरब रूलर्स, ये लोग वहाँ पे अपना शासन जमा लेते हैं। द अरब ट्रेडेड इन स्पाइसेस, सिल्क, मस्क एंड पोर्सेलेन विथ मलाक्का, चाइना एंड सुमात्रा। अब जो अरब ट्रेडर्स थे बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, उन्हीं लोगों का कब्जा है, तो यहाँ की चीज़ों को वो लोग बाहर चाइना में, मलाक्का में, सुमात्रा में, इन सारी जगह पे वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ट्रेड उसका व्यापार कर लेते हैं, खुद पैसा कमाते हैं। As the prosperity of render declined in the 16th century on account of raid of Portuguese, सूरत began to assume importance। धीरे धीरे क्या होता है, ये जो अरब शासक थे या जो भी बाहरी शासक थे 16th सेंचुरी तक, ये लोग क्या करते हैं, डिक्लाइन हो जाते हैं, मीन्स इनका पतन हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं। तब क्या होता है, सूरत में पोर्तुगीज मीन्स पुर्तगालों का हमला होता है, वो लोग आ जाते हैं, एंड सूरत जो होगा वो थोड़ा थोड़ा अपना इम्पॉर्टेंस शो करने लगता है। द पोर्ट ऑफ सूरत एंजॉयड ग्रेट प्रॉस्पेरिटी बिटवीन द 16th to the 18th सेंचुरी। अब जो सूरत का पोर्ट है बेटा, बंदरगाह, वो 16th और 18th सेंचुरी, 16वीं से 18वीं शताब्दी तक वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। With the rise of Bombay, it ceased to be a port of importance। और जैसे जैसे बॉम्बे सिटी डेवलप होती है ना, वैसे वैसे इसका इम्पोर्टेंस तो और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब तो बॉम्बे आपको पता है कि हमारे यहाँ की एक इकोनॉमिक सिटी है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे कमाई करने जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, तो इस नाते जैसे जैसे बॉम्बे का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे ये सिटी क्या होती है, और भी फेमस हो जाती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये कुछ नहीं था, 11-12 सेंचुरी में यहाँ पे आते हैं अरब के रूलर्स आते हैं, साथ ही साथ और भी काफ़ा आते हैं, और यहीं पे बस जाते हैं, यहाँ के जैन पॉपुलेशन जो है उनके ऊपर शासन करने लगते हैं। इसका कुछ महत्व नहीं था। धीरे धीरे 13वीं शताब्दी में भी एक छोटा सा हैमलेट था, लेकिन 14वीं 15वीं इवन हम कह सकते हैं 16वीं शताब्दी में जा करके जब पुर्तगाल यहाँ पे आते हैं तो इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है, यहाँ के लोग थोड़ा सा फ्री फील करते हैं। अब
देख लीजिए आप लोग इन्फो कैप्सूल क्या है? द तापी रिवर एट सूरत वॉज यूज्ड एज वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट एंड आल्सो फॉर मुस्लिम पिलग्रिमेज हज टू मक्का। ध्यान से देखिएगा, तापी रिवर, सूरत में जो तापी नदी है वो क्या है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, यानी कि वहाँ पे एक बहुत कह सकते हैं महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जहाँ से क्या होता है, जो मुस्लिम लोग हज करने जाते हैं ना, तो वो लोग वहीं से जाते हैं। मक्का मदीना के लिए जो मुस्लिम लोग जाते हैं तो उनको कहाँ पे जाना पड़ता है? सूरत में जाना पड़ता है। तापी रिवर पे जो वो है पोर्ट है, वहाँ पे जाएंगे तो वहीं से उनको जहाज़ मिलती है वहाँ पे जाने के लिए। ठीक है। इन फारसी और पर्सियन लैंग्वेज, फारसी या पर्सियन लैंग्वेज में बात करें तो दिस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज बंदरे खूबसूरत, मीनिंग ए ब्यूटीफुल पोर्ट। ठीक है, तो फारसी भाषा में इस बंदरगाह को कहा जाता है बंदरे खूबसूरत, मतलब खूबसूरत बंदरगाह। ठीक है, कौन सा बंदरगाह? जो कि तापी रिवर पे है सूरत में, और वो मुस्लिम लोग वहीं से जाते हैं मक्का मदीना के लिए हज करने के लिए। द वर्ड सूरत सीम्स टू हैव derived फ्रॉम द पॉपुलर फारसियोलॉजी, और ये जो सूरत वर्ड है थोड़ा सा हमको अरबी मुस्लिम टाइप का लगता है ना, सूरत, कितनी प्यारी सूरत है, तो जो सूरत है ये शब्द भी फारसियोलॉजी वर्ड से आया है। तो आपका इन्फो कैप्सूल हो गया कि जो मुस्लिम लोग मक्का मदीना जाते हैं हज करने के लिए, तो वो लोग कहाँ से उनको जहाज़ मिलती है, किस पोर्ट से? तो तापी रिवर के पास जो आपका सूरत में है एक पोर्ट, वहीं से पकड़ते हैं। तो आपका चैप्टर ओवर हो गया। इसके बाद आपको इस चैप्टर का एक्सरसाइज दिया जाएगा PDF फॉर्म में, तो आप लोग इसको तब तक के लिए रिवाइज करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 के साथ।